नारुतो की स्टोरी में ज्यादातर चीजें सीरीज शुरू होने से बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। एपिसोड 1 से ही पहले कागुया का वापस आना हजारों साल पहले ही सेट हो चुका था। मादारा के एम्बिशंस लीफ विलेज बनने के ठीक बाद से शुरू हो गए थे और ओबिटो का डाउनफॉल थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हुआ, जब उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया सिर्फ दर्द से भरी है। आगे जाकर ओबिटो सही रास्ते पर तो लौटा, लेकिन एक विलन के रूप में उसने काफी ज्यादा तबाही मचा दी थी। वो अब तक के सबसे कूलेस्ट विलन में से एक था, नो डाउट, पर उसने जो प्रॉब्लम्स खड़ी की वो भी अनबिलीवेबल थी। वो मादारा के सपने का वारिस था, वही था जिसने सबको जिंदा रखा हुआ था जब मादारा खुद मौजूद नहीं था। पर मैं अक्सर सोचता हूँ क्या होता अगर ओबिटो विलन नहीं बनता। ओबिटो को एक लेजिटिमेट चॉइस दी गई थी जो उसने खुद चूज की। हाँ, माना कि मादारा और जेत्सु ने उसे मैनिपुलेट किया, लेकिन आखिर में चॉइस तो उसकी ही थी ना, और आखिर में उसने मादारा के साथ चुना। पर क्या होता अगर उसने ये ना किया होता? अगर उसकी जिंदगी से रिन नोहारा की मौत, जो उसका प्यार थी, हटा दी जाए तो शायद सब कुछ अलग होता। तो चलो आज उसकी जिंदगी से उस एक पल को हटा देते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कौन सा मोड़ लेती है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में किसी नए वीडियो आइडिया के बारे में जरूर बताना। हमारी कहानी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहाँ से पहले हुई थी। ओबिटो उचिहा, काकाशी हटाके और रेन नोहारा एक ही टीम में हैं, जिनका लीडर था आने वाला फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे। काकाशी अपने पास के ट्रॉमा की वजह से थोड़ा रूड और अकेले रहने वाला बन गया था, बिल्कुल सास्के की तरह। वहीं दूसरी तरफ ओबिटो बिल्कुल नारुतो के जैसा। वो अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं जानता था और अपनी दादी के साथ रहता था। रेन भी साकुरा की तरह अपनी टीम के एक मेंबर पर क्रश रखती थी और साथ ही टीम की मेडिक भी थी। काकाशी अपनी उम्र के हिसाब से नेचुरल प्रोडिजी था। वो जल्दी ही चुनिन बन गया और जब तक थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ वो जोनिन बन गया था। ओबिटो इससे बिल्कुल उलट हर चीज में स्ट्रगल करता था। रिन हमेशा उसे एनकरेज करती। वो ट्रेनिंग के दौरान चिल्लाती, यू कैन डू इट ओबिटो, लेकिन बेचारा ओबिटो बार बार हार जाता। ओबिटो को हमेशा लगता कि वो काकाशी की परछाई में दबकर रह रहा है, और ये सच भी था। ऐसा लगता था जैसे काकाशी ओबिटो से सब कुछ छीन रहा हो। ओबिटो थोड़ा जेलस जरूर था, पर उसने उससे कभी नफरत नहीं की। वो बस हर चीज में खुद को कमजोर महसूस करता था। ओबिटो काफी इमोशनल भी था। छोटी छोटी बातों पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते और शायद इसीलिए वो हमेशा गॉगल्स पहनता था, ये कहकर कि कहीं उसकी आंखों में धूल न चली जाए। रिन हमेशा उसके लिए मौजूद रहती, उसे चीयर करती रहती। जब थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, मिनाटो ने टीम की कमांड काकाशी को सौंप दी। सब कुछ वैसा ही होता रहा जैसे आप जानते हैं। उनको कनाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने का मिशन मिलता है और काकाशी इंचार्ज होता है। रिन को लैंड ऑफ अर्थ के शिनोबीज पकड़ लेते हैं। अब इसके ऊपर काकाशी और ओबिटो आपस में लड़ पड़ते हैं। काकाशी के पापा साकुमो हटाके के साथ जो हुआ उसकी वजह से काकाशी मिशन पूरा करने को कहता है, पर ओबिटो साफ मना कर देता है और कहता है कि वो रिन को बचाने जाएगा। दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन आखिर में काकाशी का जमीर जाग जाता है। वो ओबिटो की मदद करने लौटता है और दोनों मिलकर गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां रिन को रखा गया था। वो उसे बचा लेते हैं, लेकिन इस लड़ाई में काकाशी अपनी एक आंख गवा देता है। तभी लैंड ऑफ अर्थ के शिनोबीज पूरी गुफा को घेरने की कोशिश करते हैं। टीम के बाकी लोग तो बच जाते हैं, पर ओबिटो सबको बचाते हुए एक बड़े पत्थर के नीचे दब जाता है। रिन और काकाशी उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि ओबिटो नहीं बच पाएगा तो उनका दिल टूट जाता है। लेकिन मरने से ठीक पहले ओबिटो अपना शारिंगन काकाशी को दे देता है और उसे रिन को बचाकर भागने के लिए कहता है। काकाशी उससे वादा करता है और आखिर में मिनाटो आकर उन दोनों को रेस्क्यू कर लेता है और मिशन पूरा करता है। कुछ वक्त बाद ओबिटो एक गुफा में उठता है। उसे मादारा उचिहा, एक पुराने लेजेंड, ने बचाया था। मादारा ओबिटो को अपनी बातों में फंसाने लगता है और रिन को मारने का प्लान बनाता है। इस बीच ओबिटो के शरीर का एक बड़ा हिस्सा हाशिरामा सेंजू के सेल से रिप्लेस कर दिया जाता है। जल्दी स्पाइरल फेस जेत्सु आता है और ओबिटो को बताता है कि रिन और काकाशी मुसीबत में है। ये पूरा जाल मादारा ने ही बिछाया था। उसने रिन को किडनैप करवाया और उसके अंदर थ्री टेल्स इसोबु, एक फॉरबिडन कर्स टैग के साथ सील करवा दिया। इस टैग का मकसद था कि जैसे ही रिन लीफ विलेज में घुसेगी, इसोबु अपने आप आजाद हो जाएगा, गांव में तबाही मचाएगा और इस प्रोसेस में रिन मारी जाएगी। प्लान ये था कि ओबिटो अपनी आंखों से रिन की मौत देखे, इस दुनिया का असली दर्द समझे और फिर पूरी तरह मादारा के आगे घुटने टेक दे। पर यहाँ एक गैम्बल था। यहीं से हमारा डाइवर्जेंट पॉइंट शुरू होता है, वो एक पल जो सब कुछ बदल देगा। ओबिटो गुरु यानी स्पाइरल फेस जेत्सु के साथ पेड़ों के बीच से तेजी से निकलता है। वो आखिरकार बैटलफील्ड पे पहुंच जाते हैं, जहां काकाशी अकेले ही ढेर सारे हिडन मिस निंजा से लड़ रहा था। रिन सब कुछ जानते हुए मरना बेहतर समझती है और काकाशी के चिडोरी के सामने कूद जाती है। लेकिन सोचो अगर आखिरी पल में काकाशी अपना चिडोरी वाला हाथ ऊपर कर लेता, और इस बार उसका चिडोरी रिन को मिस कर जाता है। वो गुस्से में रिन पर चिल्लाता है और रिन खुद को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश करती है। तभी सारे हिडन मिस निंजास उन्हें घेर लेते हैं और उनकी नाकामयाबी पर हंसने लगते हैं।
तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। उनकी मदद के लिए ओबिटो गुरु ज़ेत्सु को आर्मर की तरह पहनते हुए आ पहुंचता है, पर वो अभी भी आउटनंबर्ड थे। पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ओबिटो के पास हाशिरामा संजू के सेल्स थे, जिसका मतलब था कि वो वुड स्टाइल का इस्तेमाल कर सकता था। ओरिजिनल टाइमलाइन में ओबिटो ने गुस्से में अकेले ही सबको खत्म कर दिया था, तो अब उसे कौन रोक रहा है। काकाशी और रिन भी बच जाते हैं। ये मादारा और ज़ेत्सु के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ओबिटो हिडन मिस निंजास को हरा देता है, पर काकाशी अभी भी डिफेंसिव था। उसके सामने एक अनजान योद्धा खड़ा था जिसके हाथ में कुनाई थी और वो रिन के सामने था। तुम कौन हो? काकाशी पूछता है। बारिश हो रही थी और धुंध भी साफ होने लगी थी। धुंध साफ होने पर वो शख्स अपने सर पर से ज़ेत्सु का मास्क उतारता है। सामने ओबिटो हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा है। हे गाइस, काकाशी की आंखें फैल जाती हैं। ओबिटो? रिन हैरानी से अपना मुंह ढक लेती है। इस सब को प्रोसेस करने में उन्हें थोड़ा वक्त लगता है। ओबिटो अपना सर खुजलाता है और ऑकवर्डली हंसता है। सॉरी, घर आने में थोड़ा टाइम लग गया। इतना कहते ही रिन दौड़कर उसे गले लग जाती है और उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगती है। ओबिटो स्पीचलेस था और काकाशी भी आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है। कुछ देर बाद ओबिटो ज़ेत्सु से अलग होने को कहता है और ज़ेत्सु मना नहीं कर पाता। काकाशी पूछता है कि ओबिटो जिंदा कैसे है, तो ओबिटो उन्हें सब कुछ बताता है। मादारा, ज़ेत्सु, रेनेगान और गेटो स्टैचू के बारे में वो सब कुछ बता देता है। काकाशी को सिर्फ मादारा उचिया का नाम याद रहता है, बाकी सब उसके सर के ऊपर से निकल जाता है। अब एक और समस्या थी, रिन। तब रिन अपने ऊपर लगे सील के बारे में बताती है। वो अनजाने में इसोबु की जिंचूरी की बन चुकी है और प्लान ये था कि विलेज में घुसते ही ये सील टूट जाएगा। शिनोबी कोड के मुताबिक उसे विलेज की प्रोटेक्शन के लिए मरने को तैयार रहना चाहिए। ओबिटो कहता है, रुक जाओ, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं। हम गांव के पास जा सकते हैं, पर इतना दूर रहेंगे कि सील ना टूटे और वहां से मदद ला सकते हैं। काकाशी कहता है कि अब जब उन्हें दुश्मन का प्लान पता ही है तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं और अब कोनोहा के पास 9 टेल्स और 3 टेल्स, 2 टेल बीस्ट हो सकते हैं। ओबिटो कहता है, चलो मिनाटो सेंसे को ढूंढते हैं, वो जरूर मदद करेंगे। काकाशी मान जाता है और तीनों अपने मेंटर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। मिनाटो ओबिटो को देखकर शॉक रह जाता है। ओबिटो की मदद से मिशन जल्दी ही खत्म हो जाता है। वो लोग गांव की तरफ लौटते हैं लेकिन दूर ही रुक जाते हैं। काकाशी और मिनाटो गांव जाकर होकागे और एल्डर्स को सारी सिचुएशन बताते हैं। इसी बीच ओबिटो और रिन अकेले बैठे होते हैं और उनके बीच एक अजीब सी खामोशी होती है। ओबिटो सोचता है कि कितने टाइम बाद मिले हैं, कहने को तो बहुत कुछ है पर शुरुआत कहाँ से करें ये समझ नहीं आ रहा। आखिर में रिन ही चुप्पी तोड़ती है। तुम मेरे लिए लगभग मर ही गए थे। ओबिटो कंधे उचका कर कहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी शिनोबी अपने साथी के लिए करेगा। रिन थोड़ा रुक कर कहती है, पर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक नॉर्मल पार्टनर तो नहीं हूँ ना। ओबिटो शांत हो जाता है। रिन कहती है कि काकाशी ने बताया कि कैसे तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। रिन अभी भी थोड़ी उलझी हुई थी। वो हमेशा से काकाशी को पसंद करती थी, लेकिन ओबिटो के वापस आने से उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी थी। रिन उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाती है, उसके हाथों और जख्मों के निशानों को देखती है। तुम्हारे साथ क्या हुआ था जब तुम गायब थे? ओबिटो बताता है कि उसके आधे से ज्यादा बॉडी अब आर्टिफिशियल है। रिन पूछती है, क्या तुम्हें कोई अफसोस है? ओबिटो मुस्कुरा कर कहता है, अगर मुझे तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी बॉडी भी देनी पड़ती ना तो मैं पीछे नहीं हटता। ये सुनकर रिन शॉक हो जाती है। उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो ओबिटो को किस कर लेती है। ओबिटो पहले थोड़ा हैरान होता है पर फिर एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ी देर बाद मिनाटो और काकाशी वापस आते हैं और इस बार उनके साथ थर्ड होकागे हिरोजन सारुतोबी और कुशिना उज़ुमा भी आते हैं। एक प्लान बनाया जाता है। रिन के ऊपर से पुराना कर्स टैग हटाकर एक नया 8 टाइग्राम वाला सील लगाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कुशिना पर था। ये टेल बीस्ट को काबू में रखने और यूजर की सुरक्षा दोनों के लिए बेस्ट था। इसके बाद वो सब गांव में एंटर करते हैं। हिरोजन और कुशिना की मदद से इसोबु को रिन के अंदर सुरक्षित रूप से सील कर दिया जाता है। अब वो खतरनाक नहीं थी। बाद में होकागे ओबिटो को अपने ऑफिस में बुलाता है। वहाँ एल्डर्स और शिनोबी फोर्सेस के चीफ के सामने ओबिटो मादारा के बारे में सब कुछ बता देता है। आनबू को उस गुफा में भेजा जाता है पर वो जगह खाली मिलती है। इसी बीच टीम मिनाटो एक साथ रामेन खाने जाती है। यहाँ काकाशी ओबिटो को वापस शारिंगान देने का ऑफर करता है। काकाशी कहता है कि ये आंख एक मरे हुए दोस्त की निशानी थी। अब जब ओबिटो जिंदा है तो इसे उसके पास रखना गलत होगा, लेकिन ओबिटो मना कर देता है। वो कहता है कि काकाशी ही इसे रखे, ये उनके बॉन्ड और उनकी ताकत का सिंबल बनेगा जब वो साथ मिलकर लड़ेंगे। जिंदगी में कुछ खास नहीं बदलता। ओबिटो और काकाशी दोनों आनबू ज्वाइन कर लेते हैं। ओबिटो के पास वुड रिलीज होने की वजह से वो लीफ के लिए काफी वैल्यूएबल था। कुछ सालों बाद पता चलता है कि कुशिना प्रेग्नेंट है। डिलीवरी के वक्त काकाशी को कुशिना की सुरक्षा की ड्यूटी मिलती है, जबकि ओबिटो को कुरामा को शांत रखने के लिए स्टैंड बाय पर रखा जाता है। उस वक्त ओबिटो के पास टेल्ड बीस्ट को काबू में रखने के लिए 2 तरीके थे, अपना शारिंगान या फिर कहें फर्स्ट होकागे से मिली वुड रिलीज टेक्निक। तभी अचानक वहाँ एक अजीब सा शख्स आता है।
जिसका आधा शरीर सफेद और आधा काला था। वो आनबू गार्ड्स को मार देता है और सीधे अंदर घुसकर बच्चे नारुतो को हॉस्टेज बना लेता है। ओबिटो उसे फौरन पहचान जाता है। ये वही ज़ेत्सु है जो मादारा के साथ था। ओबिटो जानता था कि वो ज़ेत्सु को हरा सकता है, लेकिन ज़ेत्सु उसे चेतावनी देता है कि ठीक इसी वक्त रिन के अंदर से भी टेल्ड बीस्ट निकाला जा रहा है। अब ओबिटो को चुनना होगा कि वो किसकी जान बचाएगा। ओबिटो शॉक में रह जाता है। इसी बीच ज़ेत्सु कुशिना को ले जाता है और मिनाटो नारुतो को बचा लेता है। मिनाटो ओबिटो से रिन के पास जाने को कहता है और ओबिटो तेजी से निकलता है। वो ककाशी को बुलाता है, सिचुएशन समझाता है और दोनों रिन को बचाने जाते हैं। वहां पहुंचकर दोनों देखते हैं कि रिन को ज़ेत्सु ने घेर रखा है। दोनों मिलकर लड़ते हैं और ज़ेत्सु को पीछे ढकेल देते हैं। तभी अचानक उन्हें 9 टेल्स के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। ओबिटो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, मुझे जाना होगा ककाशी। ककाशी उसका हाथ पकड़ता है, मैं भी साथ चलूंगा। ओबिटो उसे पीछे ढकेलता है, नहीं, किसी को तो रिन को प्रोटेक्ट करना ही होगा, प्रॉमिस में ककाशी। ककाशी मना करता है, लेकिन ओबिटो समझाता है, ये कहकर वही अपनी वुड रिलीज टेक्निक से 9 टेल्स को रोक सकता है। ओबिटो रूफ टॉप्स पे से जंप करता हुआ तेजी से जाता है। उसके दिमाग में बस कुशिना को बचाने की उम्मीद थी, पर उसके पहुंचने से पहले ही 9 टेल्स को वहां से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। ओबिटो आखिरकार उस बैरियर तक पहुंचता है जहां थर्ड होकागे और उनके लोग खड़े थे। ओबिटो बैरियर के अंदर देखता है मिनाटो सेंसे और कुशिना लड़ रहे हैं। मिनाटो रीपर डेथ सील का इस्तेमाल करने लगता है। ओबिटो बैरियर पर हाथ मारते हुए चिल्लाता है, मिनाटो सेंसे, मैं उसे रोक सकता हूँ, बस मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। ओबिटो अपनी आंखों के सामने देखता है कि कैसे कुरामा ने अपने पंजे से मिनाटो और कुशिना को छलनी कर दिया। वो कुछ देर जिंदा रहते हैं और आखिर में दोनों मारे जाते हैं और कुरामा को अपने बच्चे के अंदर सील कर देते हैं। बैरियर गिरता है। ओबिटो दोनों के पास भागता है और उन्हें मरा हुआ पाकर टूट जाता है। वो खुद को दोष देने लगता है, अगर वो मिनाटो सेंसे के पास रहता तो शायद सब बच जाते। उसने गलत वक्त पर गलत फैसला लिया। इस जबरदस्त गिल्ट और दुख के बोझ तले ओबिटो का शारिंगान मांगेक्यो शारिंगान में इवॉल्व हो जाता है और कहीं दूर ककाशी भी अचानक घुटनों पर गिर जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में भी लगा ओबिटो को शारिंगान मांगेक्यो में बदल जाता है। अगले कुछ सालों तक ओबिटो और ककाशी डांजो के अंडर रूट ज्वाइन कर लेते हैं। डांजो ये अफवाह फैलाता है कि उचिया क्लैन को अलग थलग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 9 टेल्स को सिर्फ एक उचिया ही कंट्रोल कर सकता है और हमला करने वाला ज़ेत्सु मादारा उचिया का साथी था। दोनों थर्ड होकागे पर से विश्वास खो देते हैं, लेकिन बाद में सच पता चलने पर उनका ट्रस्ट वापस आ जाता है। वो इवेंचुअली ये रियलाइज करते हैं कि ओरोचिमारू इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। दोनों उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। ओरोचिमारू ओबिटो का कामुई और वुड रिलीज देखकर हैरान रह जाता है। दोनों मिलकर ओरोचिमारू को आनबू के हवाले कर देते हैं। ऐसे जुर्म की सजा मौत होती है, लेकिन थर्ड होकागे अपने स्टूडेंट पर नर्म दिल दिखाते हुए उसे उम्र कैद की सजा देता है। ककाशी और ओबिटो आनबू में अपना करियर जारी रखते हैं और यामाटो और इताची का अपनी टीम में स्वागत करते हैं। ओबिटो एक उचिया साथी पाकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन जल्द ही डांजो अपनी चालें चलना शुरू कर देता है। शिशुई उचिया सुसाइड कर लेता है और इताची हमेशा के लिए बदल जाता है। डांजो इताची को उचिया क्लैन मारने के लिए मैनिपुलेट करता है, लेकिन इस टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ इताची की मदद करने के लिए ओबिटो नहीं था, इसलिए इताची अकेले सिर्फ उचिया क्लैन के सिविलियंस को ही मार पाता है। जैसे ही वो मिलिट्री पुलिस फोर्स तक पहुंचता है, वो उसे मार गिराते हैं। अब जो उचिया बच गए थे क्लैन की मिलिट्री पुलिस, वो लीफ विलेज से बदला लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपना कूप शुरू कर देते हैं। गांव में लड़ाई शुरू हो जाती है और आनबू उसको वापस बुलाया जाता है, जिसमें ओबिटो और काकाशी भी शामिल थे। दोनों गिल्ट फील करते हैं, लेकिन थर्ड होकागे और रिन के लिए लॉयल भी थे। जैसे ही हमला होता है, काकाशी और ओबिटो अपने लिंक्ड मांगी के शारिंगान को सिंक करते हैं और एक अनोखा सुसनो फॉर्म करके रिन को बचाते हैं। बाकी आनबू उचिया फोर्स को खत्म कर देते हैं। आखिर में सिर्फ एक सिविलियन सास्के बच जाता है, जिसे इताची भी नहीं मार सका था। इसके बाद ओबिटो इमोशनली टूट जाता है। वो खुद को दोषी मानता है कि उसे अपनी क्लैन का खून करना पड़ा। रिन उसे समझाती है कि ये उसकी गलती नहीं थी, पर ओबिटो खुद को माफ नहीं कर पाता। इन सब इवेंट्स के बाद थर्ड होकागे ओबिटो और काकाशी को आनबू से रिटायर कर देता है ताकि वो आगे जाकर बेहतर टीचर्स बन सकें। अपने फ्री टाइम में ओबिटो और रिन अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाते हैं और आखिर में शादी करने का फैसला करते हैं। काकाशी उनका बेस्ट मैन बनता है। अब एक टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं नारुतो, साकुरा और सास्के जो अपने नए सेंसे का इंतजार कर रहे हैं। अचानक दरवाजा खुलता है और सामने ओबिटो होता है। ओबिटो को टीम 7 लीड करने के लिए खास तौर पर चुना गया था। एक, क्योंकि वो एक उचिया था और सास्के से रिलेट कर पाता, और दूसरा, वो वुड रिलीज यूजर था, यानी नारुतो को भी काबू कर सकता था। काकाशी इससे काफी खुश है। उसे कोई टीम नहीं चलानी, वो बस अपनी प्यारी जिराया सेंसे की लिखी हुई ईचा ईचा नॉवेल्स पढ़कर चिल करना चाहता था। टीम 7 बेल्ट टेस्ट देती है, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह। जब वो लोग फॉलन हीरो मॉन्यूमेंट पर जाते हैं, तब नारुतो कहता है कि वो अपना नाम भी वहाँ देखना चाहता है। ओबिटो कहता है यहाँ उन हीरोज का नाम आता है जो लोग मर जाते हैं। तब नारुतो हैरानी से पूछता है, तो फिर ओबिटो सेंसे का नाम इसमें क्यों लिखा है? ये सुनकर ओबिटो ऑकवर्डली घबरा जाता है और कहता है कि वो एक गलती
गलती थी और वो वैसे भी उस सम्मान के लायक नहीं है। लैंड ऑफ वेव्स आर्क ओबिटो की वजह से काफी आसानी से निकल जाता है। जूनियर एग्जाम्स आते हैं पर इस टाइमलाइन में ओरोचिमारू हमला नहीं करता, इसीलिए लगभग पूरी टीम 7 चूनिन बन जाती है और सास्के टॉप पर रहता है। इसके बाद काफी समय तक शांति रहती है। सास्के के पास अब आगे बढ़ने का कोई खास मोटिवेशन नहीं था क्योंकि हिताची पहले ही मारा जा चुका है, इसीलिए वो विलेज छोड़कर कहीं नहीं जाता। आगे की कहानी लगभग सेम ही रहती है, बस अकात्सुकी का खतरा अभी भी बना हुआ है। पेन का हमला होता है लेकिन काकाशी और ओबिटो मिलकर उसे आसानी से हैंडल कर लेते हैं। आखिर में नारुतो पेन को सही रास्ते पर ले आता है और पेन अपनी सामसारा ऑफ हेवनली लाइफ टेक्निक का इस्तेमाल करके गांव के सभी मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता है। जब कोनान नारुतो की बॉडी ले जा रही होती है तब ज़ेत्सु उसे रोकने की कोशिश करता है पर कोनान उसे हरा देती है। ज़ेत्सु अब और मैनिपुलेट नहीं कर सकता। डांजो पेन के हमले का फायदा उठाकर होकागे बनने की कोशिश करता है। वो ये दलील देता है कि हिरोजन के रहते हुए हर क्राइसिस को ठीक से हैंडल नहीं किया गया। आखिर में डांजो हिरोजन को पीछे छोड़कर होकागे बन जाता है। कुछ वक्त बाद रिन प्रेग्नेंट हो जाती है। हाँ, और उनके और ओबिटो के पहले बच्चे मिनाटो उचिहा का जन्म होता है। अब भले ही टेंटेल रिवाइवल ना हुआ हो, टोनेरी ओत्सुत्सुकी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। स्टोरी मोस्टली वैसे ही रहती है पर थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि नारुतो ने 6 पास सेज मोड अचीव नहीं किया होता। फिर भी वो कुरामा चाक्रा मोड के साथ काफी स्ट्रॉन्ग है और सास्के भी उसके साथ है। ओबिटो भी उनकी मदद करने के लिए मौजूद होता है। जब लीफ विलेज पर मेटेओराइट गिरने वाला था, रॉक ली उसका कुछ हिस्सा तोड़ देता है और बाकी को ककाशी अपने कामुई से टेलीपोर्ट कर देता है। आखिर में डांजो बूढ़ा होकर मर जाता है और अगले होकागे का चुनाव होता है। इस बार ओबिटो को चुना जाता है क्योंकि उसके काम ओरिजिनल टाइमलाइन में ककाशी से भी ज्यादा अहम थे। बोरुटो एरा में ओबिटो एक बेहतरीन होकागे साबित होता है। मिनाटो उचिहा और बोरुटो साराडा के साथ दोस्त बन जाते हैं और न्यू टीम 7 बनती है जिसे नारुतो लीड करता है। चूनी एग्जाम के दौरान मोमोशिकी और किंचिकी ओत्सुत्सुकी हमला करते हैं। इस बार हमला नारुतो और रिन दोनों पर होता है क्योंकि वही आखिरी जिंचुरी बचे हुए थे। इस हमले में वो रिन के अंदर से टेल्ड बीस्ट को निकाल लेते हैं और इससे वो मर जाती है। हाँ, मुझे मालूम है कि ये व्हाट इफ रिन डिडंट डाई स्टोरी है, लेकिन वो वादा सिर्फ 3rd शिनोबी वर्ल्ड वॉर तक था। उसके बाद जो कुछ भी हो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। स्टोरी के लिए सब करना पड़ता है। वो नारुतो को भी अपने साथ ले जाते हैं। मोमोशिकी और किंचिकी 10 टेल्स को रिवाइव कर लेते हैं। ओबिटो अपने बेटे मिनाटो के साथ रिन की मौत का मातम मनाता है, जबकि बोरुटो हिमावारी हिनाटा के साथ अपने फादर नारुतो को खोने के दुख में डूब जाते हैं। लीफ विलेज अब ओबिटो और ककाशी की लीडरशिप में नए खतरे का सामना करती है। ककाशी किंचिकी से लड़ता है और ओबिटो मोमोशिकी से। आखिर में किंचिकी हार जाता है और मोमोशिकी 10 टेल को अब्सॉर्ब कर लेता है और उसका जिंचुरी बन जाता है। ब्लैक ज़ेत्सु इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो मोमोशिकी पर कब्जा कर लेता है और उसके दिमाग को कागुया की इच्छा से भर देता है। कागुया ओत्सुत्सुकी अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर रिवाइव हो जाती है। उसके दोनों हाथों में रेनेगान होती है। सब समझ जाते हैं कि उनके पास कोई चांस नहीं है। ओबिटो अपने कामुई का इस्तेमाल करके अमेगाकुरे पहुंच जाता है जहां कोनान उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे पूरी सिचुएशन समझाता है और नागोटो की बॉडी से रेनेगान उधार मांगता है। कोनान मान जाती है। ओबिटो रेनेगान के साथ बैटलफील्ड पर लौटता है और कागुया को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कागुया उसके हर जुत्सु को अब्सॉर्ब कर लेती है। वो एक बिल्कुल ही अलग लीग में थे। ओबिटो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी उसे सेज ऑफ 6 पाथ का विजन आता है जो उसे कागुया की पूरी कहानी बताता है। सेज कहता है कि अब सिर्फ कागुया को नारुतो और सास्के ही रोक सकते हैं, पर नारुतो तो मर चुका है। ओबिटो एक आखिरी फैसला लेता है। वो अपने हाथ जोड़ता है, राम और स्नेक हैंड साइंस बनाता है और आउटर पाथ समसारा ऑफ हेवनली लाइफ टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो गांव के उन सभी लोगों को जिंदा कर देता है जो चूनिन एग्जाम के हमले से लेकर आज तक मरे थे, जिसमें रिन और नारुतो भी शामिल थे। इसकी कीमत थी उसकी अपनी जान, क्योंकि ये आउटर पाथ की सबसे पावरफुल और आखिरी टेक्निक है। जैसे ही नारुतो रिवाइव होता है, सेज ऑफ 6 पाथ दोनों नारुतो और सास्के को अपनी आधी आधी पावर देता है। सास्के की आंख में रेनेगन जाग जाता है और नारुतो को 6 पाथ सेज मोड मिलता है। ककाशी अपने दोस्त की मौत से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन ये रोने का वक्त नहीं था। जंग अभी बाकी थी। वो अपने मरते हुए दोस्त की विश पूरी करता है। उसके दिल में एक आवाज गूंजती है, उसका ख्याल रखना ककाशी, प्रॉमिस मी। जैसे मानो 6th होकागे ओबिटो की आत्मा उसे आशीर्वाद दे रही हो। ककाशी का दूसरा वांगीक्यू शारिंगन जाग जाता है। नारुतो और सास्के कागुया से लड़ते हैं। ककाशी जानता है कि कागुया को यहाँ से हटाना होगा। वो कामुई का इस्तेमाल करके खुद को, कागुया, नारुतो और सास्के को कामुई डायमेंशन में ले जाता है। वहाँ भी कागुया उन पर भारी पड़ती है। आखिर में ककाशी अपने सुसानो से कागुया पर हमला करता है, जिससे नारुतो और सास्के को मौका मिल जाता है। वो उस पर सील लगा देते हैं और टेल बीस्ट को उसकी बॉडी से आजाद करा लेते हैं। ककाशी सबको वापस अर्थ पर ले आता है और इस तरह जंग खत्म होती है। इसकी कीमत चुकाई 6th होकागे ओबिटो उचिहा ने, जो एक बार फिर अपने विलेज और उससे ही बढ़कर जिन लोगों से वो प्यार करता था उनके लिए
क्रिलिन शहीद हो गया। रिन अब जिंदा थी और काकाशी अपने दोस्त के बेटे मिनाटो के साथ उसकी रक्षा करता है। अब होकागे की पोजीशन नारुतो को मिलती है और सीरीज वापस ट्रैक पर आ जाती है और इसी के साथ ही ये व्हाट इफ रिन डिडंट डाई वाली स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी कोई नया आइडिया हो तो कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।